अरे मेरे क्लास 7 के प्रो प्लेयर्स, बाबू फाइनली आ गई है आपकी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2026-27 की एकदम नई बुक। आज हम बिना किसी रट्टे के एकदम श्री गणेशा करने जा रहे हैं। अपनी क्लास 7 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 भारत की भौगोलिक विविधता करेंगे। इसके कंप्लीट प्रश्न उत्तर का एकदम स्मार्ट पोस्टमार्टम। तो निकाल लो अपनी चकाचक वर्कबुक, चलिए मचाते हैं भोकाल। तो चलिए कंप्यूटर जी, लगाइए स्क्रीन पर अपनी पहले प्रश्न। प्रश्न एक, सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। बाबू, सोचो अगर आपको रॉकेट में बिठाकर स्पेस में भेज दिया जाए तो कैसा फील होगा। सन 1984 में हमारे भारत के एक असली सुपर हीरो ने ऐसा ही किया था। वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय थे। सही जवाब है राकेश शर्मा। ये वही हीरो हैं जिन्होंने अंतरिक्ष से भारत को देखकर कहा था, सारे जहां से अच्छा। बस इनका नाम याद रखो, एक नंबर एकदम पक्का। प्रश्न दो, भारत के पूर्व दिशा में स्थित पड़ोसी देशों का सही समूह है। अब बाबू, दिशाओं वाला सवाल में बच्चे अक्सर मैप देखकर हैंग हो जाते हैं। पूछ रहा है कि भारत के पूर्व यानी जिधर से सूरज निकलता है उधर कौन सी पड़ोसी है। अरे भाई, पाकिस्तान तो वेस्ट यानी पश्चिम में है। तो जिस ऑप्शन में पाकिस्तान है उसे खटाक से काट दो। सही जवाब है बी, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पूर्व में यही दोनों देश बैठे हैं। प्रश्न तीन, उत्तराखंड में गोमुख से निकलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। बाबू, नाम सुनो, गोमुख। क्या गाय के मुंह से कोई नदी निकल रही है? अरे नहीं, ये बर्फ के पहाड़ यानी ग्लेशियर का नाम है। और वहां से जो नदी एकदम तेज धार में भागी भागी नीचे आती है, वही आगे चलकर गंगा बनती है। अब भागी भागी से कौन सा नाम मैच कर रहा है? सही जवाब है डी, भागीरथी नदी। गोमुख से ये नदी एकदम तेज स्पीड से में भागी भागी निकलती है, इसलिए इसे भागीरथी कहते हैं। बस ये ट्रिक याद रखना, आंसर कभी गलत नहीं होगा। प्रश्न चार, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों को गर्मियों के मौसम में जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? लो भाई, भयंकर गर्मी में जब हमारे घर की पानी की टंकियां सूख जाती है तो इन बड़ी बड़ी नदियों में इतना पानी कहाँ से आता है? क्या इनमें कोई बड़ी सी मोटर लगी है? अरे नहीं, इनके पास तो प्रकृति का अपना एकदम चिलिंग आइस क्यूब वाला गोदाम है। सही जवाब है सी, हिमालय के ग्लेशियर से। गर्मी में जब पहाड़ों की बर्फ यानी ग्लेशियर पिघलती है तो वही पानी बनकर इन नदियों को लबालब भर देती है। प्रश्न पांच, भारत के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात शहर है। अब बाबू, रेगिस्तान यानी मरुस्थल में चारों तरफ क्या होता है? एकदम पीली पीली रेत। और जब उस रेत पर सूरज की धूप पड़ती है तो वो एकदम असली सोने की तरह चमकती है। अब राजस्थान का कौन सा शहर इस सोने की चमक के लिए पूरी दुनिया में फेमस है? सही जवाब है डी, जैसलमेर। यहाँ के किले और रेत एकदम पीले सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। एकदम लल्लन टॉप सवाल। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का बड़ा देश है। बाबू, क्रिकेट तो सब देखते हो, अपने थाला यानी MS धोनी भाई की जर्सी का नंबर क्या है? एकदम सही, 7। बस इसी लकी नंबर को अपने देश के साइज के साथ भी जोड़ दो। चलिए भरते हैं अपना पहला खाली डिब्बा। सही जवाब है 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना प्यारा भारत पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। बस धोनी भाई का नंबर 7 याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। प्रश्न दो, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को शैली के रूप में जाना जाता है। अब बाबू,
पहाड़ों पर जो सुंदर-सुंदर लकड़ी और पत्थर के घर बनते हैं ना, उन्हें बनाने के तरीके को एक खास नाम दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई काठ यानी लकड़ी की कुंडी लगा रहा हो। चलिए इसका शुद्ध नाम लिखते हैं। सही जवाब है काठ कुन्नी। पश्चिमी हिमालय यानी हिमालय प्रदेश में लकड़ी और पत्थर के घर बनाने की इस मजबूत और पुरानी स्टाइल को काठ कुन्नी कहते हैं। भारी नाम है पर एकदम सिंपल लॉजिक है। प्रश्न 3, जोग जलप्रपात भारत के राज्य में स्थित है। लो भाई, अब पूछ रहा है कि जोग वाला झरना कहाँ है। बाबू, जो इंसान बहुत ज्यादा जॉगिंग करता है वो थक कर क्या करता है? थोड़े नखरे यानी नाटक करता है ना। बस इसी नाटक से बन गया अपने राज्य का नाम कर्नाटक। भारत का ये फेमस और सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। बस जोगिंग और नाटक वाला फेविकोल जोर याद रखना। प्रश्न 4, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप में स्थित है। अब बाबू, जहां से आग उगलने वाला ज्वालामुखी फटता हो वहां क्या कोई इंसान रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह जगह एकदम वीरान यानी अंग्रेजी में वेरन हो जाती है। बस इसी वर्ड में छुपा है हमारा आंसर। सही जवाब है वेरन द्वीप। अंडमान निकोबार के इसी वीरान यानी वेरन द्वीप पर भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी धधकता रहता है। एकदम लल्लन टॉप सवाल। प्रश्न 5, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। लो भाई, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? वही जो सब चोटियों की गुरु यानी बोस होगी। अरावली पर्वत के इस बोस का नाम भी एकदम इसके काम से मैच करता है। चलिए इसे भी डिब्बी में पैक करते हैं। सही जवाब है गुरु शिखर। राजस्थान की अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। सभी चोटियों का गुरु हो गया ना याद। प्रश्न 7, भारत के प्रमुख द्वीप समूह के नाम लिखिए। अब आ गए अपने अति लघु उत्तरीय अखाड़े में। बाबू, भारत के नक्शे के दोनों तरफ समंदर है। हमारे दो छोटे छोटे प्यारे से द्वीप तैर रहे हैं। इनका नाम तो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। उत्तर, भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह है। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। बस ये दो नाम लिखो और पूरे नंबर अपनी जेब में डाल लो। प्रश्न 8, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप के किन देशों में फैली हुई है? बाबू, अपना जो ये हिमालय पहाड़ है ना, ये कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। ये इतना लंबा है कि एक देश में समाता ही नहीं। ये एकदम लॉन्ग ड्राइव पर निकला हुआ है और एशिया के कई देशों में घूमता है। उत्तर, हिमालय पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, चीन यानी तिब्बत और पाकिस्तान में फैली हुई है। छाप लो अपनी वर्कबुक में। हिमालय कोई एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यह अपने भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान तक लंबा फैला हुआ है। बस ये 5 नाम याद रखना, आपका आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 9, अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। अब बाबू, भारत की ज्यादातर नदियां तो चुपचाप बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो एकदम उल्टी दिशा में भागती है। ये किसी की नहीं सुनती और ये सीधे अरब सागर में जाकर छलांग लगा देती है। चलिए इन बागी नदियों के नाम लिखते हैं। एकदम चकाचक लिख लो। उत्तर, अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती वो दो सबसे वीआईपी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ उल्टी बहकर अरब सागर में गिरती है। बस इन दोनों का नाम याद रखना। एग्जामिनर एकदम खुशी खुशी पूरे नंबर देगा।
प्रश्न 10, क्या कारण है कि भारत की पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां मुहाने का निर्माण करती है? बाबू, कभी वाटर पार्क की एकदम खरी वाली स्लाइड से नीचे फिसले हो? जब आप फुल स्पीड से नीचे आते हो, तो क्या रास्ते में रुककर कुछ जमा कर पाते हो? नहीं ना, बस पश्चिमी घाट की नदियां भी ऊंचे पहाड़ से एकदम खरी ढाल से तेजी से गिरती है। चलिए इसे किताबी भाषा में सेट करते हैं। उत्तर, पश्चिमी घाट की नदियां कठोर चट्टानों से होकर तीव्र ढाल पर बहुत तेजी से बहती है। तेज बहाव के कारण ये अपने साथ मिट्टी जमा नहीं कर पाती, इसलिए डेल्टा की जगह सीधे समुद्र में गिरकर मुहाना बनाती है। बस अपना वाटर पार्क वाला स्लाइड का लॉजिक याद रखना। नदियां इतनी तेज भागती है कि मिट्टी जमा करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए डेल्टा नहीं बनता, सीधा एस्चुरी यानी मुहाना बनता है। प्रश्न 11, नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में स्थित है? लो भाई, भयंकर गर्मी में जब स्कूल की छुट्टियां पड़ती है, तो सबका मन कहाँ जाने का करता है? नैनीताल या मसूरी? अब पूछ रहा है कि ये ठंडी ठंडी जगहें हिमालय के किस हिस्से में है? अरे भाई, ये एकदम हिमालय की बीचों बीच मजे से बैठी है। उत्तर, नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी में स्थित है। एकदम चकाचक लिख लो। सही जवाब है मध्य हिमालय। ये सारे फेमस हिल स्टेशन और हिमालय के एकदम मिडिल वाले हिस्से में आते हैं। बस ये एक वर्ड याद रखो। प्रश्न 12, हिमालय पर्वत को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है? बाबू, आपके घर की छत पर एक बड़ी सी पानी की टंकी रखी होती है ना, जिससे पूरे घर के नलों में पानी जा आता है। बस अपना हिमालय भी पूरे एशिया महाद्वीप के लिए एकदम उसी पानी की टंकी का काम करता है। चलिए इस धांसू लॉजिक को किताबी भाषा में लिखते हैं। उत्तर, हिमालय पर्वत पर बहुत सारे विशाल ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं। गर्मी में इनके पिघलने से एशिया की कई बड़ी और प्रमुख नदियां जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि को साल भर पानी मिलता रहता है, इसलिए इसे एशिया का जल शिखर कहा जाता है। हिमालय पर जमी हुई बर्फ पिघलकर पूरे एशिया की बड़ी बड़ी नदियों की प्यास बुझाती है। बस अपने घर की पानी की टंकी वाला लॉजिक याद रखना, ये आंसर कभी नहीं भूलोगे। प्रश्न 13, हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। लो भाई, अब पूछ रहा है कि ये इतना बड़ा हिमालय आखिर बना कैसे? बाबू, सोचो, जब दो गाड़ियां आमने सामने से तेज स्पीड से टकराती है, तो उनका बोनट पिचक कर ऊपर उठ जाता है ना। करोड़ों साल पहले जमीन के दो बहुत बड़े टुकड़ों यानी प्लेटों के बीच भी एकदम ऐसा ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उत्तर, करोड़ों वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी जमीन के दो बड़े टुकड़े आपस में टकरा गए थे। इस भयंकर टक्कर के कारण इनके बीच स्थित टेथिस सागर का मलबा सिकुड़ कर ऊपर उठने लगा, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। एकदम चकाचक लिख लो। बस दो प्लेटों के टक्कर वाला लॉजिक याद रखना है। जब दो बड़ी जमीनें टकराई, तो बीच की मिट्टी ऊपर उठ गई और अपना हिमालय बन गया। एकदम शॉर्ट और सिंपल। प्रश्न 14, भारत के शीत मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। बाबू, मरुस्थल यानी रेगिस्तान का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं ना। लगता है बस गर्म रेत और ऊंट होंगे। लेकिन अपने भारत में एक ऐसा मरुस्थल है जो एकदम फ्रीज के फ्रीजर जैसा ठंडा है।
चलिए इस कोल्ड डेजर्ट यानी लद्दाख की खासियत एकदम शॉर्ट में लिखते हैं। उत्तर, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। इसकी मुख्य विशेषताएं: पहला, यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान बहुत कम रहता है। दूसरा, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तीसरा, यह क्षेत्र ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ वनस्पति यानी पेड़ पौधे ना के बराबर होते हैं। लद्दाख अपना शीत मरुस्थल है, जहाँ रेत की जगह बर्फ का राज चलता है। बस ठंड, कम बारिश और बर्फ वाले ये तीन छोटे पॉइंट्स लिखो, आपका डिब्बा एकदम चकाचक भर जाएगा। प्रश्न 15, पर्यायद्वीपीय पठार से क्या तात्पर्य है? अब बाबू, आपने समोसा खाया है, वो तीन कोनों वाला होता है ना? और अपने घर की टेबल देखी है, जो ऊपर से एकदम फ्लैट यानी सपाट होती है। बस इन दोनों को मिला दो तो बन जाता है अपना पर्यायद्वीपीय पठार। चलिए लिखते हैं इनकी किताबी परिभाषा। उत्तर, वह ऊंचा और समतल भूभाग जो मेज की तरह सपाट होता है और तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे पर्यायद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा। एकदम चकाचक लिख लो। पर्यायद्वीपीय मतलब जो तीन तरफ समंदर से घिरा हो, और पठार मतलब जो टेबल की तरह ऊंचा और सपाट हो। बस अपना समोसा और टेबल वाला लॉजिक याद रखना, एग्जामिनर भी खुश होकर पूरे नंबर देगा। प्रश्न 16, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? इसका नाम सुनते ही हमारा मन भय से क्यों भर जाता है? बाबू, कभी फिल्मों में काले पानी की सजा के बारे में सुना है? नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? अंग्रेजों के जमाने में ये कोई नॉर्मल जेल नहीं थी, बल्कि देशभक्तों के लिए नर्क से भी बदतर थी। चलिए इस खौफनाक जेल का असली एड्रेस और उसकी कहानी एकदम शॉर्ट में लिखते हैं। उत्तर, सेल्यूलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका नाम सुनकर मन भय से इसलिए भर जाता है क्योंकि यहाँ अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की खौफनाक सजा देते थे और उन पर अमानवीय अत्याचार करते थे। अंग्रेजों की सबसे डरावनी जेल अंडमान में थी, जहां हमारे देशभक्तों को बहुत तड़पाया जाता था। बस ये काले पानी की सजा वाला पॉइंट याद रखना। प्रश्न 17, हिमालय की तीन प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताएं लिखिए। लो भाई, आ गया इस चैप्टर का खली जैसा बड़ा सवाल। लेकिन बाबू, हिमालय को आप एक तीन मंजिला इमारत की तरह समझो। टॉप फ्लोर पर भयंकर बर्फ, बीच वाले फ्लोर पर मजेदार मौसम और ग्राउंड फ्लोर पर एकदम हरियाली। चलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट डिब्बे में पैक करते हैं। उत्तर, हिमालय की तीन प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित है। पहला, हिमाद्री। यह सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। दूसरा, हिमाचल। यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। यहाँ गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है, जैसे शिमला, नैनीताल। तीसरा, शिवालिका। यह सबसे दक्षिणी और कम ऊंची श्रेणी है, जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। एकदम चकाचक लिख लो। हमने इस बड़े से आंसर को तीन मंजिला इमारत की तरह एकदम छोटे पॉइंट्स में सेट कर दिया। टॉप फ्लोर पर बर्फ यानी हिमाद्री, बीच में हिल स्टेशन यानी हिमाचल, और नीचे जंगल यानी शिवालिका। जगह भी बचेगी और नंबर भी पूरे मिलेंगे। प्रश्न 18, पर्यायद्वीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बाबू, जैसे घर में सारा सोना चांदी और कीमती सामान एक तिजोरी में रखा होता है ना, बस अपना ये पर्यायद्वीपीय पठार भी भारत की सबसे बड़ी तिजोरी है। चलिए देखते हैं कि इस तिजोरी में देश की तरक्की के लिए क्या क्या खजाना छुपा है, वो भी एकदम शॉर्ट में। उत्तर, पर्यायद्वीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला, खनिजों का भंडार। यहाँ कोयला, लोहा और मैग्नीज जैसे खनिजों का विशाल भंडार है, जो उद्योगों के लिए जरूरी है।
दूसरा उपजाऊ काली मिट्टी। इस पठार की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। तीसरा जल विद्युत उत्पादन। यहाँ की नदियां तेज ढाल से गिरकर झरने बनाती है, जिनसे भरपूर बिजली पैदा की जाती है। एकदम चकाचक पॉइंट में लिख लो। बस अपना तिजोरी वाला लॉजिक याद रखना। यहाँ फैक्ट्रियों के लिए खनिज, कपड़ों के लिए कपास और लाइट के लिए बिजली मिलती है। हो गया ना इतना बड़ा आंसर एकदम छोटे से डिब्बे में पैक। प्रश्न 19। थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन यापन क्यों कठिन है? कोई तीन कारण लिखिए। बाबू, सोचो भयंकर गर्मी का दिन हो, लाइट कट जाए, एसी कूलर बंद हो और मटके का पानी भी खत्म हो जाए। कैसा फील होगा? एकदम नर्क जैसा ना? बस बाबू, अपना थार मरुस्थल यानी रेगिस्तान 24 घंटे और 365 दिन ऐसा ही रहता है। चलिए लिखते हैं इसकी तीन सबसे बड़ी मुसीबतें। उत्तर। थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन यापन कठिन होने के तीन मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला भयंकर गर्मी। यहाँ दिन का तापमान बहुत अधिक होता है और झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है। दूसरा पानी की कमी यानी सूखा। बारिश बहुत कम होने के कारण यहाँ पीने और खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता। तीसरा रेतीली आंधियां। यहाँ तेज रेतीली आंधियां चलती है, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं और जीवन मुश्किल हो जाता है। बस अपना बिना एसी वाली घर में सूखे नल और आंखों में घुसती रेत वाली लॉजिक याद रखना। ये तीन छोटे पॉइंट आपके डिब्बे में एकदम चकाचक फिट हो जाएंगे और एग्जामिनर भी फुल मार्क्स देगा। प्रश्न 20। भारत के पूर्वी तट में पश्चिमी तट में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाबू, मान लो दो भाई हैं। एक एकदम खाते पीते घर का चौड़ा मोटा भाई और दूसरा एकदम जिम जाने वाला सिकुड़ा हुआ पतला भाई। बस अपना पूर्वी तट वो चौड़ा वाला मोटा भाई और पश्चिमी तट एकदम पतला भाई। चलिए अपनी बुक में बीच से एक लाइन खींचकर इनके तीन मेन अंतर लिखते हैं। उत्तर पूर्वी तट और ये आपका पश्चिमी तट। पहला, यह तट अधिक सकरा और कटा फटा है। दूसरा पॉइंट, यहाँ की नदियां डेल्टा बनाती है। यहाँ की नदियां मुहाना बनाती है। तीसरा पॉइंट, यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। यह अरब सागर के साथ स्थित है। बस अपना मोटा भाई पतला भाई वाला लॉजिक याद रखना। पूरब वाला चौड़ा है और डेल्टा बनाता है। पश्चिम वाला पतला है और एस्चुरी यानी मुहाना बनाता है। ऐसे आमने सामने पॉइंट में लिखोगे तो जगह भी बचेगी। प्रश्न 21। इनमें से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। बाबू, जैसे किसी शादी की फूफे पार्टी में बहुत सारी चीजें होती है, पर हम अपनी पसंद की सिर्फ दो ही सबसे बढ़िया चीजें चुनते हैं ना? बस इस सवाल में भी हमें पांच में से कोई भी दो सबसे आसान नाम चुनकर उनके बारे में दो दो लाइन लिखनी है। चलिए हम चुनते हैं नर्मदा नदी और थार मरुस्थल। उत्तर। हम किन्हीं दो का वर्णन निम्नलिखित रूप से कर रहे हैं। पहला, नर्मदा नदी। यह भारत की प्रमुख नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी बहकर अरब सागर में गिरती है और मुहाना बनाती है। दूसरा, थार मरुस्थल। यह भारत का प्रसिद्ध गर्म और रेतीला मरुस्थल है, मुख्यतः राजस्थान में, जहां वर्षा बहुत कम होती है और जीवन कठिन होता है। छाप लो अपने वर्कबुक में। हमने सबसे आसान दो पॉइंट चुन लिए। नर्मदा नदी जो उल्टी बहती है और थार मरुस्थल रेगिस्तान। बस एक एक लाइन की इनकी खासियत लिख दो, जगह भी पूरी बचेगी। लो बाबू, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का भी एकदम परमानेंट स्वाहा हो गया। अगर सौरभ भैया का इन देसी तरीके से सोशल साइंस का डर भाग गया हो और पढ़ाई एकदम हलवा लगी हो, तो वीडियो पर जल्दी से लाइक ठोको, अपनी पूरी स्कूल दोस्तों के साथ इसे शेयर करो
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले भोकाली अखाड़े में। जय हिंद।